नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 4 जनवरी 2025 और हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश के ताज़ा समाचार। लेकिन पहले एक सवाल, आप हिमाचल के किस खूबसूरत कोने से ये खबरें सुन रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब थोड़ी सी गंभीरता के साथ, अगर आप हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। समाचार नंबर 1। हिमाचल में कब होगी बारिश बर्फबारी, मौसम विभाग ने की भविष्यवाणी। समाचार नंबर 2। हिमाचल न्यूज, नगरोटा बगवा के मला में खतरे के बीच पढ़ाई कर रहा देश का भविष्य। समाचार नंबर 3। भुंडा महायज्ञ में पहुंचे 1 लाख श्रद्धालु, निभाई 3 महत्वपूर्ण रस्में। समाचार नंबर 4। पीएमजीएसवाई, केंद्र की पटरी पर दौड़ेगी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की गाड़ी। समाचार नंबर 5। हिमाचल न्यूज, शिमला कांगड़ा 4 लेन के स्टेटस पर असमंजस, पढ़े पूरी खबर। समाचार नंबर 6। क्राइम न्यूज, बेटे ने गला दबाकर ली मां की जान, आरोपी ऊना से गिरफ्तार। समाचार नंबर 7। हिमाचल में बिजली प्रोजेक्ट लगाएं, बाहरी राज्य, सीएम सुक्खू की नई सोच, इस आधार पर ले सकते हैं परियोजना। समाचार नंबर 8। बनीखेत हत्याकांड की सीबीआई करेगी जांच, अदालत ने नामजद आरोपी 2 पुलिस कर्मचारी रिमांड पर भेजे। समाचार नंबर 9। हिमाचल न्यूज, टैक्स चोरों से वसूला 2.5 करोड़ जुर्माना। समाचार नंबर 1। हिमाचल में कब होगी बारिश बर्फबारी, मौसम विभाग ने की भविष्यवाणी। हिमाचल में बर्फबारी को लेकर एक बार फिर मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया है। लाहौल स्पीति, चंबा और कांगड़ा के कुछ एक इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में बीतों दिनों हुई बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया है। कई इलाकों में कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत जरूर मिली है। राजधानी शिमला में साल 2006 के बाद रिकॉर्ड टूटा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार शिमला में 3 जनवरी 2006 को सबसे अधिकतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इस बार अधिकतम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। न्यूनतम तापमान में भी वृद्धि दर्ज की गई है। शुक्रवार को शिमला में न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जनजातीय क्षेत्रों में तापमान 0 से नीचे है। लाहौल स्पीति के ताबो में -5.5 डिग्री, कुकुमसेरी में -2.6 डिग्री और केलांग में -0.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 7 जनवरी तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। 6 जनवरी को भारी बारिश बर्फबारी का अलर्ट जारी हुआ है, जबकि जनवरी से मौसम साफ रहने की संभावना है। समाचार नंबर 2। हिमाचल न्यूज, नगरोटा बगवा के मला में खतरे के बीच पढ़ाई कर रहा देश का भविष्य। प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में मूलभूत ढांचों और यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे नौनिहालों की सुविधा और सुरक्षा के प्रति हमारे नीति नियंता और अधिकारी कितने सजग हैं, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण इन दिनों नगरोटा बगवा शिक्षा खंड के मला स्थित प्राइमरी स्कूल में देखा जा सकता है। यहाँ नर्सरी से 5वीं तक के नन्हे मुन्ने बच्चे खतरे के साए में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। ऐसा कतई नहीं कि पूरी तरह 4 लेन की जद में आकर धूमिल हो चुके स्कूल के प्रांगण में बिना 4 दीवारी, बिना रिटेनिंग वाल, बिना शौचालय, हजारों छोटे बड़े वाहनों से व्यस्त उच्च मार्ग के मुहाने पर बैठकर 6 घंटे पढ़ाई करने वाले बच्चों पर सरकारी नुमाइंदों या जिम्मेदार अधिकारियों की निगाह न पड़ी हो। स्कूल प्रबंधन गत 10 माह से विभाग को स्कूल की वस्तुस्थिति से अवगत करवा रहा है, लेकिन विभाग है कि जानकर भी अनजान बना हुआ है। गत जून माह में 4 लेन के पंजे ने स्कूल के अस्तित्व को मिटा दिया था। तब से लेकर आज तक उधारी के जीर्ण शीर्ण कमरों में चल रहे स्कूल की सुध लेना तथा बच्चों के साथ स्टाफ के लिए भी नाममात्र शौचालय की व्यवस्था करना भी किसी ने जरूरी नहीं समझा। इस आशय की गुहार भी स्कूल प्रबंधन प्रशासन और विभाग के उच्च अधिकारियों से लगातार लगाता आ रहा है। इस दौरान स्थानीय निकाय के साथ प्रबंधन समिति के प्रस्ताव भी रद्दी साबित हुए, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। स्कूल की मौजूदा स्थिति देखते हुए किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं, जहां पढ़ाई कर रहे बच्चों से मात्र कुछ गज की दूरी पर 4 लेन की भारी मशीनरी उठापटक में लगी हो और निर्माण सामग्री के साथ मिट्टी से भरे ट्रक अनलोड हो रहे हों।
वर्तमान समय में उच्च शिक्षा विभाग के खस्ताहाल कमरों में प्राइमरी स्कूल चल रहा है तथा पर्याप्त कमरों के अभाव और ठंड के चलते बच्चों को बाहर बिठाना स्कूल की मजबूरी भी है। ग्रांट लोगों के आश्वासन के बाद शौचालय का काम कहीं से भी किसी तरह की सकारात्मक पहल होती न देख स्कूल प्रबंधन ने अब मरम्मत के नाम पर मिलने वाली नियमित वार्षिक ग्रांट तथा स्थानीय लोगों के आश्वासन के बाद शौचालय निर्माण की कवायद शुरू की है। प्रबंधन को यह भी चिंता सताने लगी है कि अब तक जुटाई गई राशि से निर्माण संपन्न होना मुनासिब नहीं तथा कहीं उनका प्रयास असफल साबित न हो। तिजोरी गर्म कर रहे 15 लाख। सरकार के शिक्षा विभाग ने उक्त स्कूल को वर्ष 2023 में ज्ञानोदय उत्कृष्ट विद्यालय का दर्जा भी दिया है, जहां इन दिनों बच्चों को शौचालय सहित पढ़ाई के लिए बैठने तक का स्थान नहीं। दर्जे के मुताबिक स्कूल को बच्चों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए मिली 15 लाख की राशि आज भी विभाग की तिजोरी को गर्म कर रही है, जिसको कब कहां खर्च करना है कोई नहीं जानता। अभिभावकों लोगों ने व्यवस्था पर उठाए सवाल। स्कूल प्रबंधन ने परिसर में मंडराते खतरे को खुले मन से स्वीकार करते हुए कहा है कि उन्होंने विभाग को लिखित रूप से समय रहते वस्तुस्थिति से अवगत करवा दिया है। उधर अभिभावकों तथा स्थानीय लोगों ने भी विभाग की उदासीनता पर कई सवाल उठाए हैं तथा बच्चों के प्रति इस तरह के रवैये को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। छात्र संख्या ज्यादा। प्राइमरी स्कूल नगरोटा बगवा शिक्षा खंड का उत्कृष्ट विद्यालय होने के साथ इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ शिक्षा खंड के अन्य सभी स्कूलों से अधिक छात्र संख्या है। नर्सरी की कक्षा भी बाकायदा चल रही है। समाचार नंबर 3। भुंडा महायज्ञ में पहुँचे 1 लाख श्रद्धालु, निभाई 3 महत्वपूर्ण रस्में। रोहडू के दलगांव में भुंडा महायज्ञ के दूसरे 3 शुक्रवार को 3 महत्वपूर्ण रस्में निभाई गयी। इस दौरान रस्मों को देखने के लिए भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। दलगांव में बकरालू देवता के मंदिर प्रांगण में दिल धरने को जगह नहीं रही। भुंडा महायज्ञ में दूसरे दिन तक 1 लाख से अधिक लोग पहुंच गए हैं। श्रद्धालुओं की इतनी अधिक भीड़ रही कि लोगों के फोन बंद हो गए और नेटवर्क भी फ्रीज हो गया। पहली रस्म के अंतर्गत देवता महेश्वर, देवता बौंदरा, मेजबान देवता बकरालू के मध्य धूर पीटने की रस्म निभाई गई। इस रस्म को देवता महेश्वर ने शिर लगाकर सफलतापूर्वक संपन्न किया। इस दौरान तीनों देवताओं के साथ पहुंचे हजारों देवलुओं ने जयकारे लगाए और तलवारों, डंडे व खुखरी की ताल पर नृत्य किया। वहीं दूसरी रस्म के अंतर्गत रंटाड़ी के महर्षि महर्षि देवता ने फेर दलगांव मंदिर प्रांगण से शुरू किया। रंटाड़ी खून के हजारों देवलुओं ने अस्त्र शस्त्र, रणसिंगा, करनाल एवं ढोल नगाड़ों के साथ चौरी के साथ फेर की रस्म शुरू की। दलगांव की परिक्रमा में रंटाड़ी खून को लगभग 3 घंटे का समय लगा। फेर की परिक्रमा पूरी करके तीसरी महत्वपूर्ण रस्म शिखा पूजन मेजबान देवता बकरालू ने पूरी की। शिखा पूजन के अंतर्गत दलगांव में बकरालू देवता के 3 मंदिरों की छत पर चढ़कर माली गुर व ब्राह्मणों ने चारों दिशाओं में मंत्रोच्चारण कर रस्म को पूरा किया। आज पूरी होगी रस्म बेड़ा। शनिवार को बेड़ा सूरत राम 9वीं बार बरुद पर चढ़कर अपनी परीक्षा पास करेंगे। इस दौरान देश व प्रदेश भर के लाखों श्रद्धालु बेड़ा को बरुद पर उतरते हुए देखने उमड़ेंगे। समाचार नंबर 4। पीएमजीएसवाई केंद्र की पटरी पर दौड़ेगी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की गाड़ी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की गाड़ी केंद्र सरकार की पटरी पर दौड़ेगी। राज्य किसी भी सूरत में अपने स्तर पर पीएमजीएसवाई की गाइडलाइन से छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगे। ऐसा होता है तो ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्यों से आने वाले बिलों की अदायगी नहीं करेगा। यह आदेश ग्रामीण विकास मंत्रालय MORD के सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दिल्ली से इस मीटिंग का आयोजन किया था और इसमें हिमाचल समेत तमाम राज्यों के PWD अधिकारी जुड़े थे। करीब 1.5 घंटे तक चली चर्चा में पीएमजीएसवाई के चौथे चरण को सिरे चढ़ाने और MORD के माध्यम से तय गाइडलाइन को धरातल पर पूरी तरह से लागू करने के दिशा निर्देश दिए गए। तमाम राज्यों को केंद्र सरकार की तय गाइडलाइन के आधार पर ही काम करना होगा ताकि पीएमजीएसवाई के चौथे चरण का काम बिना रुकावट के चलता रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंस में पीएमजीएसवाई के चौथे चरण को धरातल पर उतारने का प्रारूप पर मंत्रणा की गई। करीब 1.5 घंटे तक चली इस मीटिंग में अलग अलग राज्यों के अधिकारियों ने पीएमजीएसवाई की गाइडलाइन को लेकर सवाल भी किए। मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि पीएमजीएसवाई में जो प्रारूप तय किया है उसी के आधार पर इस योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। MORD सचिव ने बताया कि पीएमजीएसवाई के चौथे चरण में
100 से 250 तक की आबादी वाले गांवों को सड़क से जोड़ने का भी प्रावधान किया गया है। इसमें जनजातीय क्षेत्रों में 100 की आबादी वाले गांवों को 2011 की जनगणना के आधार पर सड़क मिलने की संभावना बनी हुई है, जबकि सामान्य क्षेत्रों में 250 की आबादी वाले गांव सड़क से जुड़ेंगे। गौरतलब है कि हिमाचल में पीडब्ल्यूडी ने अलग अलग सर्वेक्षण के माध्यम से अब तक करीब 700 गांवों की तलाश कर ली है और इन गांवों की रिपोर्ट आगामी दिनों में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को ऐप के माध्यम से भेजी जा सकेगी। पीएमजीएसवाई की नई गाइडलाइन में एक और फैसला किया और इसमें बर्फबारी की वजह से अलग थलग रहने वाले क्षेत्रों को पीएमजीएसवाई के चौथे चरण में जोड़ने की बात कही जा रही है। जम्मू कश्मीर में 7 से ट्रेनिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद अब पीएमजीएसवाई की ट्रेनिंग प्रोग्राम पर सबकी नजरें टिक गई हैं। जम्मू कश्मीर में होने वाले इस प्रोग्राम में हिमाचल से 5 कनिष्ठ अभियंताओं की टीम हिस्सा लेने जाएगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के लिए ट्रेनिंग सेंटर तय कर दिए हैं। इनमें जम्मू, हैदराबाद, भोपाल, गुवाहाटी और रायपुर को प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है। एक प्रशिक्षण केंद्र में 5 से 8 राज्य मौजूदगी दर्ज करवाएंगे। जम्मू प्रशिक्षण केंद्र में हिमाचल, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को पीएमजीएसवाई का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण 2 दिन का होगा और इसकी शुरुआत 7 जनवरी से होगी। समाचार नंबर 5। हिमाचल न्यूज शिमला कांगड़ा 4 लेन के स्टेटस पर असमंजस, पढ़ें पूरी खबर। वर्ष 2016 में जिस शिमला कांगड़ा मार्ग को 4 लेन बनाने की घोषणा की गई थी, उसमें अब बीच में बन रहे 2 लेन के पैकेज ने जहां कुछ सवाल खड़े किए हैं, वहीं इस मार्ग के स्टेटस पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है कि इसे 4 लेन कहेंगे या फिर 2 लेन, क्योंकि कांगड़ा की तरफ से बन रहे इस मार्ग को रानीताल के आगे भंगवार से हमीरपुर के कोहली तक 2 लेन की शेप में बनाया जा रहा है, जो कि 50 किलोमीटर के लगभग बनता है। अब यदि यह कहा जाए कि भविष्य में इसे चौड़ा करके 4 लेन बनाया जाएगा, तो भी बात हजम नहीं होती, क्योंकि जहां 2 लेन बनाया जा रहा है वहां जमीन भी उस हिसाब से एक्वायर की गई है। बता दें कि 4 लेन के लिए 45 मीटर एरिया चाहिए और 2 लेन के लिए 30 मीटर। यह जो 50 किलोमीटर के लगभग 2 लेन बन रहा है, इसमें 30 मीटर के हिसाब से ही जमीन एक्वायर की गई है, यानी कोहली तक 2 लेन ही बनेगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह, जिनका गृह जिला हमीरपुर है, वे इस सारे मार्ग को 4 लेन बनाने की बात कह चुके हैं। यही नहीं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी 4 लेन बनाने की बात कह चुके हैं। पिछले दिनों पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर कह चुके हैं कि जो भी मार्ग बन रहे हैं उनमें ट्रैफिक लोड का स्टेटस देखा जा रहा है। अब इस मार्ग में ट्रैफिक लोड वजह है या कोई अन्य कारण, यह कह पाना अभी मुश्किल है। ऐसा माना जा रहा है कि अगले 5-6 महीनों में इसका काम पूरा हो जाएगा। अब अगला सवाल यह उठ रहा है कि कोहली से आगे जिला बिलासपुर के भगेड़ तक बनने वाले मार्ग का स्टेटस क्या होगा। क्या वह भी 2 लेन ही बनेगा या फिर 4 लेन? जून में कोहली तक काम पूरा। NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर विक्रम मीणा की माने तो मटौर से कोहली तक का काम जून तक पूरा हो जाएगा। जहां तक भगेड़ तक के मार्ग की बात है, तो इसे लेकर अभी मिनिस्ट्री से कोई गाइडलाइन नहीं आई है। जो काम है वो मिनिस्ट्री की गाइडलाइन से हो रहा है। सर्वे रिपोर्ट जमा करवा दी है। वर्ष 2017 में शुरू हुआ था सर्वे। बताते चलें कि नेशनल हाईवे शिमला-मटौर को वर्ष 2016 में 4 लेन बनाने की घोषणा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की थी। 223 किलोमीटर लंबे शिमला-मटौर राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन में कन्वर्ट करने के लिए इस पर सर्वे 24 मार्च 2017 को शुरू हुआ था। पहले मार्ग की फिजिबिलिटी पर स्टडी की गई, फिर इसके 5 पैकेज तय किए गए। कांगड़ा से शिमला तक 223 किलोमीटर लंबे मार्ग की दूरी 4 लेन बनने के बाद 46 किलोमीटर कम हो जाएगी और यह केवल 177 किलोमीटर लंबा रह जाएगा। समाचार नंबर 6। क्राइम न्यूज। बेटे ने गला दबाकर ली मां की जान, आरोपी ऊना से गिरफ्तार। बनखंडी के निकटम गांव बांध में दिल दहला देने वाली दर्दनाक वारदात सामने आई है। यहां एक बेटे ने अपनी ही मां का गला दबाकर हत्या कर दी। मृतका की पहचान मुन्नी देवी 65 निवासी बरेली के रूप में हुई है, जो लगभग 20 साल से यहां अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला गुरुवार रात 10 बजे के करीब अपनी बेटी के पास ज्वालामुखी रोड आई हुई थी। नशे में धुत नेकपाल उसे वहां से अपने घर ले गया था,
लेकिन शुक्रवार सुबह महिला अपने बिस्तर पर मृत पाई गई। इस वारदात का पता चलते ही डीएसपी देहरा अनिल कुमार के नेतृत्व में मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। मृतका के गले पर अंगुलियों के निशान पाए गए हैं। आरोपी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मौके से फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने 5 घंटे बाद सभी को ऊना से गिरफ्तार कर लिया है। बेटे ने मां को मौत के घाट क्यों उतारा, यह कहना अभी जल्दबाजी होगी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए टांडा भेजा गया है। डीएसपी देहरा अनिल कुमार ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। आरोपी से भी पूछताछ की जाएगी। 4 महीने पहले आरोपी नेकपाल की 2 बेटियों की संदिग्ध मौत हो गई थी। उनकी मौत का रहस्य आज भी बरकरार है। समाचार नंबर 7। हिमाचल में बिजली प्रोजेक्ट लगाएं बाहरी राज्य, सीएम सुक्खू की नई सोच, इस आधार पर ले सकते हैं परियोजना। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की एक अलग ही सोच है, जिसके कई उदाहरण हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। जो काम पूर्व में किसी सरकार ने नहीं किया, वह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कर रहे हैं। व्यवस्था परिवर्तन के इस दौर में मुख्यमंत्री ने अब एक और नया प्रयास करने की सोची है। दूसरे राज्यों की सरकारें जो बिजली परियोजना बनाना चाहती है, उन्हें हिमाचल ने न्योता दिया है। सभी राज्य सरकारों को हिमाचल में बिजली क्षेत्र में निवेश के लिए पत्र लिखा गया है और 30 दिनों के भीतर उनकी तरफ से आवेदन करने को कहा गया है। यदि दूसरे राज्य यहां पर प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं तो ठीक, वरना इसके बाद सरकार निजी क्षेत्र को ये परियोजनाएं सौंपेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दूसरे राज्यों की सरकारों को बिजली क्षेत्र में निवेश का न्योता आखिर क्यों दिया है, यह भी एक समझने की बात है। इससे पहले किसी भी दूसरी सरकार ने इस तरह का कदम नहीं उठाया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत सरकार ने सभी राज्यों को हाइड्रो पावर परचेज अनिवार्य कर रखी है। वर्ष 2022 से सभी राज्यों को हाइड्रो पावर खरीदनी ही पड़ती है। या तो वे अपना प्रोजेक्ट लगाएं या फिर इस बिजली की खरीद करें। कुछ राज्यों के पास हाइड्रो पावर जनरेशन है, लेकिन अधिकांश राज्य ऐसे हैं जिनके पास यह बिजली नहीं है। ऐसे में भारत सरकार द्वारा जो बाध्यता उनके लिए रखी गई है, उसके मुताबिक उन्हें हर साल बिजली खरीदकर इस्तेमाल करनी पड़ती है। ऐसे में हिमाचल के मुख्यमंत्री ने दूसरे राज्यों को यह विकल्प दिया है कि वे बिल्ट ऑपरेटर ऑन एंड ट्रांसफर यानी बीओटी आधार पर हिमाचल में प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, जो कि 40 साल की अवधि के लिए होगा। सभी राज्यों को सरकार की ओर से ऊर्जा निदेशालय ने पत्र लिख दिए हैं और उनसे उनकी इच्छा पूछी गई है। सूत्रों के अनुसार कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री, जिनमें हरियाणा व तेलंगाना भी शामिल हैं, ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से इस संबंध में बात की है। उन्होंने इच्छा जताई है कि हिमाचल में उन्हें बिजली परियोजना दी जाए। यहीं से सीएम को यह आइडिया आया और उन्होंने वर्तमान में चिन्हित 22 परियोजनाओं के लिए दूसरे राज्यों को न्योता भेज दिया है। अब देखना यह है कि दूसरी कौन कौन सी सरकारें हिमाचल प्रदेश में इस क्षेत्र में निवेश करेंगी। बिजली रॉयल्टी लेगी सरकार। 10 लाख प्रति मेगावाट अपफ्रंट प्रीमियम के आधार पर उनको ये परियोजनाएं यहां पर दी जा सकती है। इतना ही नहीं, इसमें प्रदेश सरकार मुफ्त बिजली रॉयल्टी भी लेगी। यह रॉयल्टी 12, 18, 30% के हिसाब से होगी, यानी शुरुआत में 12%, फिर अगले 10 साल बाद 18% और फिर आखिर में 30% मुफ्त बिजली रॉयल्टी होगी। इसी आधार पर सरकार दूसरों को भी यहाँ प्रोजेक्ट देती है और रॉयल्टी का यह प्रावधान हाल ही में ऊर्जा नीति में संशोधन कर लागू किया गया है। ये है हिमाचल सरकार के पास चिन्हित प्रोजेक्ट। कुल्लू में कुरपनी 314.6 मेगावाट का है, जबकि हुरलाइक 9.4 मेगावाट साल 16.5 मेगावाट क्षमता का प्रोजेक्ट है, जो कि रावी बेसिन पर चंबा में है। इन तीनों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है, इसलिए इन पर नए सिरे से काम करने की जरूरत नहीं होगी। वे परियोजनाएं जिनकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, उनमें किन्नौर का तांगला 63.6 मेगावाट, वांगरदो 36.9 मेगावाट का है।
लाहौल स्पीति व चंबा में झंकार 24.5 मेगावाट, लालूनी 19.5 मेगावाट, कलिहन 19.1 मेगावाट, ग्यामथिन चरण 15 मेगावाट, गलवत 12.8 मेगावाट, रोपा टॉप 12 मेगावाट, वांगर 10 मेगावाट, स्यूल 10 मेगावाट, डेढ़ाइक 9.4 मेगावाट, डेढ़ा 8.9 मेगावाट, नोगली टॉप 8.4 मेगावाट, डुलिंग 8.4 मेगावाट, मी 7.5 मेगावाट, कुटोई 6.2 मेगावाट, उरेक 5.8 मेगावाट, सेली 400 मेगावाट और मियाड़ 120 मेगावाट के नाम हैं। ये सभी परियोजनाएं किन्नौर, चंबा और लाहौल स्पीति में हैं, जो चिनाब, रावी व सतलुज बेसिन पर पड़ती हैं। इन सभी की कुल क्षमता 828.5 मेगावाट की बनती है, जिनको सरकार दूसरे राज्यों की सरकारों को आवंटन करना चाहती है। आज सीए स्टोर की सौगात देंगे सीएम। मुख्यमंत्री गुम्मा में 30 करोड़ रुपए से निर्मित गोदाम का करेंगे शुभारंभ। बागबानों को सेब भंडारण की और सुविधा प्राप्त होगी। सरकार एक और सीए स्टोर बागबानों को समर्पित करने जा रही है। शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ऊपरी शिमला के दौरे पर रहेंगे और इस दौरे के दौरान वह कोटखाई जा रहे हैं। यहां गुम्मा में एचपीएमसी के नए कोल्ड स्टोर का उद्घाटन कर जनता को समर्पित करेंगे। एचपीएमसी के इस नए कोल्ड स्टोर से बागबानों को 1300 मीट्रिक टन सेब के भंडारण की सुविधा मिलने जा रही है। बताया जाता है कि इसके बाद एचपीएमसी के 2 और कोल्ड स्टोर का उद्घाटन होगा, जो कि मंडी जिला के जरोल, टिक्कर व चच्चोट में बनकर तैयार हो चुके हैं। जल्दी ही उनके उद्घाटन के लिए भी मुख्यमंत्री से समय लिया जाएगा। बताया जाता है कि गुम्मा में अभी कोल्ड स्टोर की जो सुविधा है वो 700 मीट्रिक टन क्षमता की है। यहाँ पर सालों पुराना एक कोल्ड स्टोर चल रहा है, जो वर्तमान में भी पूरी तरह से भरा है। बागबान कोल्ड स्टोर की ज्यादा से ज्यादा सुविधा चाहते हैं। यही वजह है कि सरकार ने पिछले महीने रोहडू में भी एक कोल्ड स्टोर का उद्घाटन करके उस क्षेत्र के लोगों को सुविधा प्रदान की है। अब जुब्बल, कोटखाई, ठियोग व चौपाल क्षेत्र के बागवानों को गुम्मा के नए कोल्ड स्टोर से राहत मिल पाएगी। गुम्मा में एचपीएमसी ने जो कोल्ड स्टोर बनाया है उसकी लागत 30 करोड़ रुपए की बताई जाती है। यह कोल्ड स्टोर विश्व बैंक द्वारा दी गई बागबानी विकास परियोजना के तहत ही बना है। यहाँ पर बागबानों को ₹1.60 प्रति किलो प्रति माह की दर से सेब रखने की सुविधा दी जाएगी, जैसी पुराने कोल्ड स्टोर में दी गई है। सरकार की योजना है कि फलों के साथ सब्जियों के लिए भी कोल्ड स्टोर उपलब्ध हो, जिसकी शुरुआत सुंदरनगर से की भी गई है। समाचार नंबर 8। बनीखेत हत्याकांड की सीबीआई करेगी जांच। अदालत ने नामजद आरोपी 2 पुलिस कर्मचारी रिमांड पर भेजे। बनीखेत के निजी होटल में जनरल मैनेजर की हत्या के मामले की जांच का जिम्मा पुलिस से लेकर स्टेट सीआईडी को सौंप दिया गया है। पुलिस विभाग के उच्चाधिकारियों के आदेशों के बाद यह मामला स्टेट सीआईडी को सौंपा गया है। अब स्टेट सीआईडी की टीम हत्या के मामले की जांच करेगी। इसी बीच होटल के जनरल मैनेजर की हत्या के मामले में नामजद आरोपी 2 पुलिस जवानों को पुलिस रिमांड हेतु शुक्रवार को अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने दोनों आरोपियों को 5-5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस रिमांड के दौरान आरोपियों से पूछताछ कर घटना के अनसुलझे पहलुओं से पर्दा हटाया जाएगा। आरोपियों को दोबारा मंगलवार को अदालत में पेश किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि नववर्ष की रात बनीखेत के निजी होटल में घुसे 2 पुलिस जवानों की फ्रंट ऑफिस इंचार्ज से हाथापाई हो गई थी। इसी दौरान बीच बचाव के लिए जनरल मैनेजर राजेंद्र कुमार आगे आए। इस हाथापाई के दौरान राजेंद्र कुमार, फ्रंट ऑफिस इंचार्ज व एक पुलिस जवान पार्किंग के डंगे से नीचे गिर गए थे। परिणामस्वरूप राजेंद्र कुमार की मौत हो गई थी। इस घटना में 2 पुलिस जवानों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया था, जिन्हें शुक्रवार को अदालत में पेश किया गया। उधर एसपी चंबा अभिषेक यादव ने बताया कि बनीखेत के निजी होटल में जनरल मैनेजर की हत्या के मामले की जांच का जिम्मा अब स्टेट सीआईडी टीम को सौंपा गया है। अब स्टेट सीआईडी की टीम मामले की जांच पूरी करेगी। समाचार नंबर 9। हिमाचल न्यूज। टैक्स चोरों से वसूला 2.5 करोड़ जुर्माना। राज्य के अलग अलग हिस्सों में टैक्स चोरी कर भाग रहे मालवाहक वाहनों पर आबकारी विभाग ने शिकंजा कस दिया है। वाहनों की धरपकड़ के दौरान 5,19,422 की जांच के बाद 2.5 करोड़ रुपए जुर्माना और 3.5 लाख रुपए से ज्यादा टैक्स के रूप में राजस्व जुटाया है।
आबकारी कराधान विभाग ने बीते 9 महीने में 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व जुटाया है। इस धनराशि में 3,50,308 रुपए टैक्स के रूप में वसूल किए हैं, जबकि 2,55,55,113 रुपए की राशि जुर्माने के तौर पर वसूली गई है। 50,000 रुपए से अधिक कीमत का सामान लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले वाहनों को ई-वे बिल लेना अनिवार्य है। विभाग ने सरकारी खजाने में राजस्व बढ़ाने के लिए वाहनों की जांच का खास अभियान छेड़ा है और इसके लिए अलग अलग टीमें तैनात की हैं। इनमें पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड के सीमावर्ती इलाकों में आवाजाही कर रहे मालवाहक वाहनों पर खास नजर रखी जा रही है, जबकि राज्य के अंदरूनी हिस्सों में भी टीमों को तैनात किया गया है। इस धरपकड़ अभियान के दौरान दिसंबर में विभाग ने अलग अलग जगह 35,409 वाहनों की जांच कर 17,54,668 रुपए पेनल्टी वसूल की है। विभाग ने यह कार्रवाई उन्हीं वाहनों पर की है जो बिना टैक्स चुकाए सामान ढोते पाए गए हैं। खास बात यह है कि दिसंबर महीने में ऐसा एक भी वाहन विभाग की टीम को नहीं मिला है जो टैक्स देकर सामान ले जा रहा हो। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।